बचाओ महाराज, कुमकुम। फूलमती जोर से चीखी। उसका पैर अचानक ही छत पर से फिसला था। पहले तो उसे ऐसा लगा मानो वो सच में नीचे गिर जाएगी। इतनी ऊपर से अगर फूलमती सच में नीचे गिर जाती तो उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन फूलमती ने गिरते हुए एक छज्जा पकड़ लिया और अब वो सच में लटकी हुई थी। बचाओ! वो और जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन न जाने क्यों नीचे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फूलमती को लगने लगा कि इतने बड़े महल में तिग्मांशु को उसकी आवाज सुनाई देगी भी या नहीं। थोड़ी ही देर में उसके हाथों में पसीना आने लगा। फूलमती के हाथ अब छज्जे से भी सरकने लगे। नहीं कहते हुए उसका गीला हाथ छज्जे से छूट ही रहा था जब अचानक ऊपर से किसी का हाथ आया। मेरा हाथ पकड़ो जल्दी। फूलमती को होश ही नहीं था कि किसका हाथ था। डूबते को किनारा मिल गया हो उस तरह फूलमती ने वो हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल फूलमती को सही सलामत वापस छत पर खींच लिया गया और फूलमती सीधा उसे बचाने वाले के सीने पर जा गिरी। आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी जान बचाई। इस बार फूलमती की आंखों में आंसू असली थे। उसने खुद को संभाला और अपने बचाने वाले की ओर देखा। वो और कोई नहीं बल्कि महारानी आलीशान का भतीजा इशाक शाह जफर था। इशाक बेहद हैंडसम था। उम्र लगभग 25 ही होगी। उसके गोरे गालों पर एक बेहद सुंदर काला तिल था जो उसकी सुंदरता को निखार रहा था। उसके बाल भूरे थे और आंखें नीली। जब उससे आंखें मिली तो 2 पल के लिए फूलमती की मानो सांसें रुक गई। वो तो तवायफ थी। उसने काफी हैंडसम लड़के देखे थे। अरे तिग्मांशु खुद कितना गुड लुकिंग था, लेकिन इस लड़के की बात ही कुछ और थी। कौन था ये? मेरा नाम इशाक है मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? इशाक की नजर फूलमती के सीने पर थी क्योंकि उसकी चुन्नी थोड़ी सरक गई थी। फूलमती को एहसास हुआ कि वो कहाँ देख रहा था। उसने तुरंत अपनी चुन्नी ठीक कर ली, लेकिन शर्म से उसके गाल लाल तो हो चुके थे। सच तो ये था कि शादी के बाद तिग्मांशु ने इतने प्यार से उसे देखा ही नहीं था जितने प्यार से इस वक्त उसे इशाक देख रहा था। वैसे तिग्मांशु जब भी फूलमती की ओर देखता था उसकी नजरों में प्यार होता था। इशाक की नजर में उसकी हवस साफ दिख रही थी, इतनी ज्यादा कि फूलमती ने भी नजर झुका ली और वो उठ खड़ी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इशाक साहब। कहते हुए फूलमती ने मुगलों की तरह सलाम किया तो इशाक खुश हो गया। फूलमती नहीं जानती थी कि इशाक एग्जैक्टली कौन था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी से लग रहा था कि जरूर महारानी आलिशान के रिश्ते में होना चाहिए। तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं, कौन हो? परी हो या फिर कोई अप्सरा? इशाक फ्लर्ट करने लगा। वो ही तो एक काम था इशाक के पास। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और उसका अलग से एक हरम था जहाँ 20-30 औरतों को संभालता था। उसे लगा कि फूलमती तो उस हरम की बेगम बनने के लायक थी, लेकिन फूलमती ने कहा, मैं महाराजा तिग्मांशु की बीवी हूँ फूलमती। इशाक ज्यादा फ्लर्ट करे और फूलमती अपना दिल उसे दे बैठे उससे पहले फूलमती वहां से बिना उसे देखे ही चली गई। इशाक की नीली आंखें चमकी। उसने जाती हुई फूलमती की खुली पीठ देखी। हाय, इसे अपने कमरे में किस तरह लाऊं ये सोचना पड़ेगा, इशाक खुद से बोल उठा। दूसरी ओर महारानी आलिशान के कमरे में राय सिंह बहादुर ने आलिशान को कुमकुम के बदले रूप और तेवर के बारे में बताया, जिसे सुनकर आलिशान बहुत गुस्सा हुई। राय सिंह बहादुर खुद भी कुमकुम के बदले चाल चलन देखकर काफी टेंशन में आ गया था। तिग्मांशु तो बेवकूफ है, उसे तो भावनाओं में बहा सकते हैं आलिशान, राय सिंह बोल उठा। लेकिन ये कुमकुम बड़ी शातिर लग रही है, बहुत ही होशियार। हमारे मुंह पर उसने बोल दिया कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगी हमारे लिए। जब तक कुमकुम जैसी होशियार बीवी तिग्मांशु के साथ है, तिग्मांशु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उससे उसकी गद्दी वापस नहीं छीन सकते। ये शब्द सुनकर आलिशान दंग रह गई। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमने राजमाता के अंगूठे की छाप ली? आलिशान बेहद भड़कते हुए बोल उठी। राय सिंह बहादुर ने उसे कुछ घंटों पहले कहा था कि तिग्मांशु इस महल में पहुंचेगा तब तक वो राजमाता के अंगूठे की छाप ले लेगा। वैसे तो राजमाता सुंदरी पढ़ लिख सकती थी, लेकिन फिलहाल उसकी तबीयत इतनी बुरी थी कि वो कलम तक पकड़ नहीं सकती थी। इसीलिए प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उसका अंगूठा लेने की बात चल रही थी।
सच तो ये था कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स इत्यादि महाराज राय सिंह बहादुर के लिए बहुत नया था। राजा महाराजा कभी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं रखते थे। जहां तक नजर पहुंचे वहां तक की जमीन उन्हीं की होती थी। लेकिन जब से अंग्रेज इस देश पर शासन करने आ गए थे, कुछ नए नियम लागू पड़े थे। काफी सालों पहले अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था। उसके जनरल रॉबर्ट क्लाइव की एक हिंदुस्तानी ने वो युद्ध को जीतने में मदद की थी। जो हिंदुस्तानी था मीर जफर, महारानी आलीशान का परदादा था। तब से महारानी आलीशान के परिवार और अंग्रेजों में बहुत बनती थी। इसीलिए महाराजा राय सिंह बहादुर को भी कुछ जमीन अंग्रेजों को जबरदस्ती भेंट के नाम दे देनी पड़ी थी। अंग्रेजों ने प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाए थे और राय सिंह को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अवध में सत्ता से रिलेटेड जो कुछ भी होगा उसके कागजात बनेंगे। लेकिन इन कागजात पर राय सिंह ने अभी तक राजमाता का अंगूठा नहीं लिया था। मतलब तिग्मांशु अभी भी अवध का युवराज ही था। बेगम, ये तिग्मांशु और कुमकुम की वजह से मैं भूल गया। राय सिंह की आवाज एक भीगी बिल्ली की तरह हो गई तो आलिशान ने आंखें फाड़कर शौक में राय सिंह की ओर देखा। तुम्हारी मां मर जाए उससे पहले जाओ, आलिशान चीख के बोली तो राय सिंह तुरंत ही वहां से हाँ बेगम कहते हुए निकल गया और निकलते निकलते अपने सेवक से कहा, दरबार में कुछ कागजात रखे हैं, वो लेकर माँ के कमरे में आओ। उस तरफ राजमाता सुंदरी के कमरे में कुमकुम ने कहा, जीप दिखाइए दादी। सुंदरी ने कुमकुम की बात मानी और अपनी जीप बाहर निकाली। सच में तिग्मांशु कुमकुम को इसीलिए राजमाता के पास लाया था। हाँ, राजमाता ने भी कुमकुम को याद किया तो था, लेकिन तिग्मांशु का इंटेंशन एक ही था कि कुमकुम राजमाता की बीमारी का उपाय बताए और उनको मौत के मुंह से बचाए। जब तिग्मांशु कुमकुम को लेकर राजमाता के कमरे में आ रहा था, तभी उसने रास्ते में ही कुमकुम को कह दिया था, तुमने मोगरा सिंह की जान बचाई, दादी की भी जान बचा सकती हो। कुमकुम ने नोटिस किया था कि तिग्मांशु ये कहते हुए उससे नजर नहीं मिला रहा था। अब तक तो सब ठीक था, कहीं तिग्मांशु ने दरबार में हुई राय सिंह, बृजमोहन और कुमकुम के बीच की बात सुन तो नहीं ली थी। राजमाता ने जैसे ही जीप बाहर निकाली तो कुमकुम को तुरंत ही पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम था। उसने एक नौकर को बुलाया और राजमाता की थूकदानी देखनी चाहिए। क्यों? तिग्मांशु को थोड़ी घिन आई, इसीलिए उसने मुंह फेर लिया। कुमकुम ने तिग्मांशु को देखा। तुम बाहर जाओ, मैं जांच कर रही हूँ। वहां जो नौकर खड़ा था वो ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसके सामने कभी किसी महारानी ने महाराज को बाहर जाने को नहीं बोला था। उल्टा जरूर होता था। तिग्मांशु अड़ गया। क्यों? वो पीछे बैठा क्योंकि उसे भी नौकर के सामने अपनी इज्जत संभालनी थी। कुमकुम ने गहरी सांस ली। कभी कभी तिग्मांशु अपनी जिद्दी पने से उसे फ्रस्ट्रेट भी कर देता था। क्योंकि मैंने कहा और मुझे अकेले में दादी की जांच करनी है, कुमकुम बोल उठी। तिग्मांशु ने बाहर जाने से मना कर दिया। कुमकुम आगे कुछ बोले उससे पहले थूकदानी लाई गई। उसमें से बेहद बदबू आ रही थी, लेकिन कुमकुम ने फिर भी चेक किया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तिग्मांशु चिंता में पूछ बैठा, क्या हुआ? कुमकुम ने थूकदानी में खून देखा था। मतलब कि राजमाता सुंदरी बार बार थूकदानी में अपना कफ थूक रही थी। वो कफ नहीं बल्कि खून था। कुमकुम को लगा कि ये तो महाभयंकर बीमारी थी, लेकिन उसने तिग्मांशु के सामने कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैं इनका इलाज शुरू करती हूँ। कहते हुए कुमकुम ने कुछ जड़ी बूटियों का नाम दिया। नौकर वो लाने चला गया। हमें दादी को अकेला छोड़ना चाहिए, दूसरे कमरे में चलो। कहते हुए कुमकुम तिग्मांशु को लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी सुंदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भारी आवाज में वो बोली, मुझे छोड़ के मत जाओ। स्वाभाविक है, तिग्मांशु और कुमकुम दोनों के पैर ये सुनकर थम गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सुंदरी ने बाजू वाले कमरे की ओर इशारा किया, उधर ही सो जाओ। तिग्मांशु ने देखा तो बगल वाला कमरा काफी छोटा था, मतलब सिर्फ 2 लोग रह सके उतना। उसमें एक ही पलंग था। दादी, यहाँ हम दोनों कैसे रहेंगे? वो ये कहने ही वाला था कि तभी राजमाता को बेहद बुरी खांसी आने लगी और कुमकुम उन्हें संभाले। उससे पहले तो तिग्मांशु के सामने ही राजमाता ने खून की उल्टी कर दी। दादी? तिग्मांशु का दिल कांप उठा। कुमकुम ने उनकी खून की उल्टी साफ की। तब तक नौकर वो जड़ी बूटी पीस कर लेकर आया। कुमकुम ने वो जड़ी बूटी पानी में मिलाकर राजमाता को पिला दिया।
इन्हें खून की उल्टी क्यों हो रही है? तिग्मांशु ने टेंशन के मारे पूछ लिया। कुमकुम ने उसे शांत किया और इशारे से कहा कि राजमाता सुंदरी को आराम करने दो और बाहर चलो, और कोई भी उनके साथ इस कमरे के अंदर नहीं रहेगा। जो भी सेवा होगी मैं ही करूंगी। कुमकुम ने नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दिए। तब तक राजमाता भी जड़ी बूटी पीकर सो गई थी। कुमकुम और तिग्मांशु दोनों ने उन्हें छोड़ दिया और कमरे के बाहर निकल गए। मुझे बताओगी कि क्या हुआ है दादी को? बाहर निकलते ही तिग्मांशु मानो कुमकुम पे भड़क उठा, जैसे कुमकुम ने ही राजमाता को बीमार किया हो। इतना भड़क के बात मत करो, उससे दादी ठीक नहीं हो जाएगी। कुमकुम बोल उठी। तिग्मांशु 2 पल के लिए चुप हो गया। कुमकुम ने सामने से कहा, उन्हें क्षय हुआ है। उस जमाने में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को क्षय से पहचाना जाता था। मतलब उनका बचना? तिग्मांशु आगे कुछ बोले उससे पहले ही कुमकुम ने कहा, असंभव है। ऐसा आपको लगता है महाराज, मुझे नहीं। तभी अचानक उन्होंने राय सिंह बहादुर की आवाज सुनी। तेरी ये मजाल मुझे अंदर जाने से रोक रही है। दोनों सौर गए। राय सिंह बहादुर के सामने वो नौकरानी सर झुकाए कांप रही थी। वहां पहुंचकर कुमकुम ने कहा, मैंने ही इसे ये कहने को कहा है महाराज। राय सिंह दंग रह गया। दादी को क्षय हुआ है महाराज, आप अंदर जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। कुमकुम सीधा सीधा बोल उठी। ये सुनकर राय सिंह कंफ्यूज हो गया। ये कोई जुकाम थोड़ी है कि माँ के पास जाऊंगा तो मुझे भी हो जाएगा। राय सिंह ने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन कुमकुम ने उसकी एक बात ना सुनी। राय सिंह ने बहुत ही झगड़ा किया कि उसे राज्य के हित के लिए राजमाता से मिलना था। तिग्मांशु और कुमकुम बीच में ना आए तो ही बेहतर था। लाइए, मुझे ये कागजात दीजिए, मैं अंगूठा ले लूंगी, कुमकुम ने कहा। कुमकुम नहीं जानती थी कि वो किस चीज के कागजात हैं। उसे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन ये सुनकर राय सिंह बहादुर थोड़ा संभल गया। तुम्हें मैं ये कागजात नहीं दे सकता, वो बोल उठा। कुमकुम ने तिग्मांशु की ओर इशारा किया। ये तो आपके युवराज हैं, उन्हें तो दे ही सकते हैं। राय सिंह ने तिग्मांशु की ओर देखा। तिग्मांशु उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। राय सिंह को 2 पल के लिए विचार भी आया कि तिग्मांशु को युवराज के पद से हटाने के लिए बनाए गए ये कागजात तिग्मांशु को दे दे और वो ही अंगूठा लगवा ले, ताकि उन दोनों को उस पर शक ना हो। लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाता। राय सिंह बहादुर के लिए इस कुमकुम ने सच में नाक में दम कर रखा था। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से कागजात लेकर ही चला गया। फूलमती लॉबी में तिग्मांशु को ढूंढते हुए जा रही थी। भले ही वो तिग्मांशु से थोड़ा नाराज थी, लेकिन अब महल की साइज देखकर उसे तिग्मांशु पे और प्यार आ रहा था, क्योंकि तिग्मांशु इस महल का भी मालिक होने वाला था। महारानी फूलमती, अचानक ही पहली बार किसी ने बड़े प्यार से फूलमती को पीछे से बुलाया। फूलमती ने देखा तो एक सेविका थी, बेहद सुंदर और अवध के लोगों से थोड़े अलग पोशाक में था। उसने बड़े प्यार से मुगलों वाला सलाम फूलमती को किया। सुना है कि आपको किसी ने आपका कमरा नहीं दिखाया, वो सेविका बोल उठी। फूलमती को लगा कि शायद तिग्मांशु ने उसे भेजा था। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, घूम घूम के मेरे पैर दुखने लगे हैं, ये कहने लगी तो सेविका हंस पड़ी और अपने पीछे आने के लिए कहा। फूलमती उसके पीछे पीछे गई और अंदरूनी अपार्टमेंट्स में गई। वहां उसने एक बेहद सुंदर गार्डन देखा और एक छोटा सा महल भी था। छोटा सा मतलब कि 30 कमरों वाला। आप यहाँ रहेंगी, आपका सामान भी यही पहुंचा दूंगी। सेविका ने झुककर सलाम किया और वहां से चली गई। फूलमती कंफ्यूज हो गई। यहाँ रहेगी मतलब? इतने कमरों में से कौन सा कमरा? वो सेविका को पूछ बैठी, लेकिन जवाब फूलमती के पीछे से आया। पूरा महल तुम्हारा है, कहो तो नाम भी रखवा दूं, फूलमती महल। फूलमती ने शौक होके पीछे देखा तो पीछे इशाक खड़ा था। एक बड़ी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। इशाक को देखकर फूलमती के शरीर में कुछ अजीब कंपन होने लगी। उस हवसखोर इशाक की हवा फूलमती को भी लग रही थी क्या? इशाक ने फूलमती की आंखों में देखा और काफी रोमांटिकली कहा, तुम लखनऊ की महारानी हो, महारानी की तरह रहो, इसीलिए अपना छोटा सा महल तुमको रहने को दे दिया है। कहकर इशाक वहां से चला गया। फूलमती का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या उसे इशाक पसंद आ रहा था? लेकिन वो प्यार तो तिग्मांशु से करती थी। ये क्या हो रहा था उसे? रात हो चुकी थी। आलिशान और राय सिंह बहादुर दबे पैर अपने कमरों के पीछे वाले दरवाजे से निकले। राजमहल के पीछे आंगन बेहद बड़ा था। उसके कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। आलिशान और राय सिंह छुपके से उस झोपड़ी में घुसे। वहां कोई सो रहा था। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन, लेकिन राय सिंह ने उसे जगाया और कहा,
तिग्मांशु आज आया है, कल उसकी लाश वापस जानी चाहिए। उठ। कौन था ये जिसे राय सिंह और आलिशान तिग्मांशु को मारने की सुपारी दे रहे थे? क्या कुमकुम तिग्मांशु को बचा पाएगी इस गंदी पॉलिटिक्स से? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आप पूरी रात यहीं रहेंगे महाराज, अंदर वाले कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, कुमकुम ने तिग्मांशु को कहा। दोनों अभी तक राजमाता के कमरे के दरवाजे के पास ही बैठे थे। नौकरों को तो कुमकुम ने सुबह ही छुट्टी दे दी थी और राजमाता की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। तिग्मांशु का राजमाता को अकेले छोड़ने का मन न था। कुमकुम ने सोचा था कि तिग्मांशु अपने कमरे में जाएगा, फिर वो अंदर उस छोटे कमरे में सो जाएगी ताकि वो राजमाता के पास भी रहे और थोड़ा आराम भी कर ले। तिग्मांशु भले ही वहां से हिल नहीं रहा था, लेकिन उसे नींद तो काफी आ रही थी। कुमकुम को लगा कि तिग्मांशु की वजह से उसे भी बिना वजह पूरी रात इधर ही बैठना पड़ेगा। ऊपर से जाड़े के दिन शुरू हो रहे थे, रात को ठंडी काफी बढ़ जाती थी। एक काम करते हैं, कुमकुम ने अपनी शॉल को टाइट बनाते हुए कहा। दोनों अंदर जाते हैं, बिस्तर पर मैं सो जाऊंगी, आप नीचे सो जाना। तिग्मांशु ये सुनकर चौंक गया। वो बोल उठा, भूल रही हो कि मैं लखनऊ का महाराज हूँ, आज तक नीचे नहीं सोया। कुमकुम को भी टशन चढ़ा। आप भूल रहे हैं कि मैं भी लखनऊ की महारानी हूँ, मैं नीचे नहीं सोऊंगी। ठीक है, तो इधर ही कांपते हुए बैठते हैं। तिग्मांशु ये कहते हुए बढ़ती ठंडी से सच में कांपने लगा। अचानक ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। एक तो जाड़े के दिन, ऊपर से बारिश, दोनों का बाहर रहना मुश्किल था। दादी के कमरे से होते हुए दोनों छोटे वाले कमरे में घुसे। उनके पास एक साथ रात बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तिग्मांशु और कुमकुम ने एक साथ कई रातें बिताई थी, लेकिन उस समय तिग्मांशु मोस्टली नशे में धुत रहता था और ज्यादातर कुमकुम पर जबरदस्ती करता था। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री थोड़ी बदल गई थी, लेकिन आखिरकार कुमकुम के दिल में अभी भी तिग्मांशु के लिए बेइंतहा प्यार था। पिछली बार तिग्मांशु ने उस पर जबरदस्ती करनी चाही, तब कुमकुम ने उसे चाकू दिखाकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए तिग्मांशु दूसरी बार तो ऐसी ज्यादती नहीं करेगा, उतना कुमकुम को विश्वास था। कमरा बंद मत करो, दादी बुलाएंगी तो, कुमकुम ने तिग्मांशु को देखे बिना कहा और कमरे में एक मोमबत्ती जलाई। कैंडल लाइट की वजह से वो छोटे कमरे का माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। तिग्मांशु भी थोड़ा ऑकवर्ड था। मैं सोने जा रहा हूँ, कह के वो बिस्तर पर लेट गया। कुमकुम उसे फटी आंखों से देखती रही। महाराज, तो मैं कहाँ सोऊंगी? वो बोल उठी। तिग्मांशु उठ बैठा। कमरे में और कोई भी फर्नीचर नहीं था। तिग्मांशु ने वही किया जो उसके जमाने के पुरुष करते थे। ये चादर लो, नीचे सो जाओ, कहते हुए तिग्मांशु ने कुमकुम की ओर चादर फेंकी। पुरानी वाली कुमकुम होती तो सामने से ही वो ठंडी जमीन पर सो जाती, लेकिन ये तो मौत के मुंह से वापस आई हुई कुमकुम थी। अचानक वो हंसने लगी। तिग्मांशु दंग रह गया। ये बहस मुझे फिर से नहीं करनी, बाहर ही निर्णय हो चुका था, नीचे आप सोएंगे, क्योंकि कुमकुम के मुंह से निकलने वाला था कि वो पेट से है, लेकिन उसने खुद को ऐन मौके पर संभाल लिया। तिग्मांशु ने बिस्तर से नीचे उतरने का नाम न लिया। आखिर में ठीक है, कुमकुम ने अपने कंधे उछाले और अचानक दादी के कमरे में जाने लगी। तिग्मांशु लपक के खड़ा हो गया, थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने तुरंत कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? अपने ठंडे हाथ पर तिग्मांशु का गर्माहट देता हाथ पाकर कुमकुम के दिल में भी एक गर्माहट सी फैल गई। उसने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। दादी के बगल में जाकर सो रही हूं, और क्या? तिग्मांशु अब थोड़ा ज्यादा इरिटेट हो गया। वो नहीं चाहता था कि राजमाता को कोई भी तकलीफ हो। ये बात कुमकुम जानती थी, फिर भी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? पर मैं कभी नीचे सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी कुमकुम, तिग्मांशु बोल उठा। कुमकुम को अचानक तिग्मांशु की इस बात पर बड़ा प्यार आया। तिग्मांशु पैदा ही राजकुमार हुआ था, वो कैसे नीचे सोएगा? एक काम करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, तुम मेरे पास बिस्तर पर सो जाओ। तिग्मांशु के मुंह से अचानक ही ऐसे शब्द सुनकर कुमकुम का दिल जोर से धड़कने लगा। तिग्मांशु बिस्तर पर गया और कुमकुम की साइड खाली रखकर खुद एक साइड पर सो गया। कुमकुम को उनके बचपन का एक खेल याद आ गया। बचपन में जब तिग्मांशु और कुमकुम घर घर खेलते थे,
तभी अपने घर घर वाले पति तिग्मांशु के पैर दबाते हुए छोटी कुमकुम उसके पैर के पास ही सो जाने की एक्टिंग करती थी। लेकिन असली जिंदगी कितनी अलग थी ना। उसे असली जिंदगी ने सिखाया था कि औरत की जगह मर्द के पैरों के नहीं बल्कि उसके बगल में थी। वो चुपचाप तिग्मांशु के बगल में गई और लेट गई। तिग्मांशु अभी तक नींद में ऑलमोस्ट सो चुका था। नींद में अचानक उसने करवट बदली और उसकी गर्म सांसें कुमकुम के चेहरे पर आने लगी। उस वक्त कुमकुम तिग्मांशु की ओर 2 इंच सर की। दूसरी तरफ करवट तो फूलमती भी ले रही थी, उस छोटे से महल के बड़े कमरे में अकेले सोते हुए। फूलमती के दिमाग में अभी 2 लोग घूम रहे थे, इशाक और उसका पति तिग्मांशु। फूलमती का दिल इसलिए जल रहा था क्योंकि तिग्मांशु ने हद ही कर दी थी। अपनी नई दुल्हन को इस तरह कोई पराये महल में अकेले छोड़कर जाता है। तिग्मांशु को विचार भी नहीं आया होगा कि फूलमती कहाँ है। उसे जरा भी चिंता नहीं हुई होगी। फूलमती बेहद बेचैन होते हुए उठी। उसने अपने कमरे में जल रहे लालटेन को उठाया। मैं महाराज को ढूंढ कर ही रहूंगी और अपने साथ इस कमरे में लाकर ही रहूंगी, फूलमती खुद को बोल बैठी। आफ्टर ऑल उसका प्लान था आज रात को ही प्रेग्नेंट होने का। न जाने कब वो तिग्मांशु के साथ अपनी सुहागरात मनाएगी। हाँ, एक अजीब सा दिखने वाला जंगली आदमी बोल उठा। उस छोटी सी झोपड़पट्टी में जहां आलीशान और राय सिंह अकेले आए थे तिग्मांशु के मौत की सुपारी इस आदमी को देने। वो काफी अजीब दिख रहा था। उसके बाल बेहद मैले, लंबे और बदबूदार थे। उसके दांत सड़े हुए थे और आंखें लाल थीं। उसे काफी टाइम से यहाँ बंदी बना के रखा हो ऐसा लग रहा था। उस आदमी का नाम था किशन। किशन वही काम करता था जो तिग्मांशु के लिए गुलाब सिंह का खूंखार भाई मोगरा सिंह करता था। अगर कोई राय सिंह को परेशान करता हो तो दुश्मन का खात्मा करने की सुपारी लेने का काम किशन का था। किशन इतना स्मार्ट खूनी था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन का खून हुआ है या उसने खुदकुशी कर ली है। कौन? अपनी मोटी आवाज में किशन ने राय सिंह और आलिशान को पूछा। आलिशान ने तिग्मांशु के डिटेल्स दिए। क्यों आया है, किसके साथ आया है। ध्यान रहे कि तिग्मांशु की मौत एक हादसा लगे, हत्या नहीं, आलिशान ने उसे कहा। कुछ ही घंटों पहले जब राजमाता का अंगूठा प्रॉपर्टी के कागजात पर लिए बिना राय सिंह बहादुर आलिशान के पास आया था तो हल्ला मच गया था। आलिशान और राय सिंह दोनों को यकीन हो गया था कि उनके पास अभी तिग्मांशु को युवराज के पद से हटाने का एक ही रास्ता था, तिग्मांशु को मार डालना। लेकिन राय सिंह ने आलिशान को कह दिया कि कुमकुम पेट से थी, तिग्मांशु का बच्चा भी हक न मांगे। उसके लिए ये डिसाइड हुआ था कि कुमकुम और तिग्मांशु दोनों का खात्मा कर दिया जाए ताकि जब मेरे भतीजे इशाक के पास सत्ता आए तब वो बिना किसी तकलीफ के राज कर सके, आलिशान ने कहा था। किशन के पास बैठकर दोनों लोग रात को तिग्मांशु और कुमकुम को मारने का प्लान बनाने लगे। वो दोनों नहीं जानते थे कि उस वक्त उनके कमरे में कोई लालटेन लेकर घुसा था। अंधेरा इतना था और लालटेन की रोशनी भी हल्की थी, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। सिर्फ हल्के तिलहाउट से पता चल रहा था कि कोई औरत थी। वो औरत दबे पैर आलिशान और राय सिंह के कमरे में घुसी। उसने हल्की रोशनी में इधर उधर देखा और अचानक उसका ध्यान उन प्रॉपर्टी के कागजों पर पड़ा। उसने वो प्रॉपर्टी के कागज वहां से उठाए और वहां से तुरंत निकल गई। सुन, राजमाता का कमरा कौन सा है? ए उठ। फूलमती महल में भटकते भटकते रसोई घर में पहुंच गई थी जहां उसने कुछ नौकरों को सोता हुआ देखा था। वो नौकर बौखला के उठा और फूलमती को नींद में राजमाता के कमरे का रास्ता दिखाया। लखनऊ के महाराज उधर हैं क्या? फूलमती ने पूछा तो नौकर ने हाँ में सर हिलाया। अंदर के कमरे में महाराज और महारानी दोनों सोए हैं, वो नौकर बोल उठा, ताकि राजमाता की सेवा कर सके। ये सुनकर फूलमती के नस नस में आग फैल गई। वो दांत भींचने लगी। महारानी मतलब? वो जानती थी कि कौन महारानी, लेकिन फिर भी पूछा। उस नौकर ने कंफ्यूज होकर फूलमती को देखा। वो जानता ही नहीं था कि फूलमती थी कौन। उसे तो बस फिर से सोना था, पर फूलमती प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही थी। अरे, लखनऊ की महारानी को नहीं जानती? महारानी कुमकुम, वो नौकर बोला और फूलमती को इग्नोर मार के सो गया। कुमकुम और तिग्मांशु पहली बार एक साथ नहीं सोए थे। वो अघोरी की वजह से कई रात उन दोनों ने साथ में बिताई थी, लेकिन तभी की बात अलग थी। वो तो तिग्मांशु को जबरदस्ती कुमकुम के साथ सुलाया गया था, लेकिन आज
क्या आज तिग्मांशु कुमकुम के साथ अपनी मर्जी से सोया था? फूलमती ने आओ देखा न था, वो तुरंत ही राजमाता के कमरे की ओर अंधेरे में लालटेन लेकर भागने लगी। कुमकुम ने अचानक ही झटके से आंखें खोली क्योंकि उसे उल्टी हो रही थी। पर जैसे ही वो बिस्तर पर से खिड़की की ओर बाहर उल्टी करने उठने गई, तभी अचानक ही उसके आसपास उसने तिग्मांशु का हाथ पाया। नींद में तिग्मांशु ने कुमकुम को अपनी बाहों में ले लिया था। शायद कुमकुम को फूलमती समझ के ही बाहों में लिया हो। पहली बार कुमकुम ने खुद को तिग्मांशु के प्यार भरी बाहों में पाया था। वो वहां से हिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे चक्कर आने लगे। वो तुरंत ही उठ खड़ी हुई और खिड़की के बाहर उल्टी करने लगी, लेकिन रियलाइज किया कि उसकी आवाज से तिग्मांशु और दादी दोनों उठ जाएंगे। अपनी उल्टी को कंट्रोल करते हुए कुमकुम भागकर दोनों कमरे के बाहर गई और उल्टी की। फिर खुद को संभाला। उसने मन ही मन सुबह एक दवाई बनाने की सोची ताकि उसे रात को प्रेगनेंसी की उल्टियां ना हो, और वापस अपने कमरे में जा ही रही थी जब उसके पैर में कोई कागज आए। कुमकुम ने वो कागज उठाए, थोड़ा अंदर गई जहां एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। कागज उसके पास लाई ताकि वो पढ़ सके। कागज में कुछ लिखा हुआ था। कुमकुम ने पहली लाइन पढ़ी। मैं राजमाता सुंदरी सिंह बहादुर अपने पोते तिग्मांशु को युवराज पद से हटाने की इजाजत देती हूँ। ये पढ़ के कुमकुम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या लिखा था और ये कैसे कागजात थे? क्या उसे तिग्मांशु को उठा के ये पढ़ाना चाहिए? ये कागजात उसके कमरे के चौखट पर कौन रख कर गया था? मेरे पति को हाथ भी मत लगाना चुड़ैल। अचानक ही कुमकुम ने ऐसे भयंकर शब्द अपने पीछे से सुने। फूलमती आंखों से अंगारे बरसाते हुए खड़ी थी। कुमकुम ने तुरंत ही अपने हाथ में रखे कागज को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया और शौक में फूलमती की ओर टर्न हुई। कुमकुम को सच में अचरज हुआ कि ये फूलमती पूरा दिन कहाँ थी। तुम दादी से मिलने क्यों नहीं आई? उसने पूछा। हालांकि ये प्रश्न उसे पहले नहीं सूझा था, क्योंकि उसे लगा था कि तिग्मांशु ने फूलमती के रहने की अरेंजमेंट करा दी होगी और वो कभी न कभी तो मिलने आ ही जाएगी। लेकिन फूलमती ने कुमकुम पर गालियों के गोले बरसाए। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पति को अपने वश में करके उसका बिस्तर गर्म किया तो तेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुचल दूंगी। फूलमती बोल उठी। एक औरत के मुंह से इतने खराब शब्द सुनकर कुमकुम ने सच में अपने कान बंद कर लिए। ये ऐसी ही औरतें थीं जो औरतों के नाम पर थप्पा थी। कुमकुम को बेहद गुस्सा आया। याद दिलाऊं फूलमती, पति तूने मेरा छीना है और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं भी तुझे काट के रख दूंगी, समझी? कुमकुम भी भड़क के बोल उठी। फूलमती पूरा दिन में इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अब वो खुद पर से सारा कंट्रोल खो बैठी। वो भूल गई कि वो लखनऊ की महारानी थी। करम चली बांझ, कहते हुए अचानक ही फूलमती ने लालटेन को दूर फेंका और जोर से कुमकुम के पेट पर एक लात मारी। उस लात के इम्पैक्ट से कुमकुम 5 कदम पीछे गिरी। तुरंत अपनी नाड़ी चेक की। बच्चे को ठीक पाकर उसकी जान में जान आई, लेकिन अब उसके गुस्से का कोई हिसाब नहीं था। फूलमती! कुमकुम चीख उठी और पास आके जोर से फूलमती को एक मुक्का मारा। फूलमती दूर जाकर गिरी और फिर उठी। आज तेरी जान लेकर रहूंगी, कहते हुए फूलमती ने एक जंगली बिल्ली की तरह कुमकुम पे छलांग मारी और उसके बाल खींचने लगी। कुमकुम और फूलमती में लिटरली एक कैट फाइट शुरू हो गई। कुमकुम लात मार के फूलमती को उसके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर फूलमती की पकड़ उसके बालों पे बेहद कड़क थी। छोड़ फूलमती! कुमकुम को अब अपने सर में पीड़ा होने लगी थी, लेकिन फूलमती ने नहीं छोड़ा। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि आज वो सिर्फ कुमकुम के बच्चे को ही नहीं बल्कि कुमकुम को भी जान से मार के रहेगी। मेरा पति मुझे वापस कर, मेरा तिग्मांशु मुझे वापस कर। अचानक ही फूलमती को किसी ने कुमकुम के ऊपर से खींचा। फूलमती के हाथ में कुमकुम के थोड़े बाल आ गए। फूलमती समझ नहीं पाई कि किसने उसे कुमकुम से अलग किया था। तभी एक करारा चाटा फूलमती के गाल पे पड़ा। फूलमती गिर गई। 2 पल बाद उसने मुड़ के देखा। तिग्मांशु ने उसे चाटा मारा था। कुमकुम हांफते हुए फटी आंखों से फूलमती को देख रही थी। अचानक ही कुमकुम को अपने पैरों के बीच कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने लालटेन की रोशनी में देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पैरों के बीच से खून निकल रहा था। तो क्या कुमकुम का इस कैट फाइट की वजह से मिसकैरेज हो गया था?
कुमकुम को यह भी पता चल गया था कि राय सिंह बहादुर तिग्मांशु से अवध की सत्ता छीनने का प्लान बना रहा था। क्या कुमकुम उसे रोकेगी? क्या होगा कुमकुम का? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फर्श पर फैले खून को देखकर कुमकुम सुन पड़ गई थी, मानो जैसे उसके शरीर का बाकी खून भी जम गया हो। कुछ पलों के लिए उसे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा था। दूसरी तरफ अपना लाल गाल लिए जमीन पर पड़ी फूलमती को मानो एक करंट सा लगा था। आपने मुझे थप्पड़ मारा महाराज, वो भी इस कुमकुम के लिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था फूलमती, पर तुमने मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। मैं जानता हूं तुम्हें कुमकुम पसंद नहीं है, पर यह मत भूलो कि कुमकुम यहाँ किस काम से आई है। दादी की तबीयत बहुत खराब है और सिर्फ कुमकुम ही है जो उनकी जान बचा सकती है, और तुम उसे ही नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। फूलमती अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी होते हुए बोली, माना कि आपके लिए आपकी दादी बहुत अहमियत रखती हैं, पर क्या मैं आपके लिए जरा भी अहमियत नहीं रखती? जब से हम यहाँ आए हैं आपने मेरी खबर लेना भी जरूरी नहीं समझा। आपको पता भी है कि आज पूरे दिन मैंने कितना कुछ सहा है। ऊपर से आपने आज पहली बार मुझ पर हाथ भी उठाया। लगता है इस कुमकुम की वजह से आपका प्यार मेरे लिए खत्म हो गया है, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ मैं जीकर क्या करूंगी? इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। इतना कहकर फूलमती तेजी से वहां से छत की तरफ भागी। फूलमती का आत्महत्या करने का कोई विचार नहीं था। वो बस तिग्मांशु का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसे पता था तिग्मांशु उसे अपनी जान देने से रोकने के लिए उसके पीछे जरूर आएगा, और ऐसा हुआ भी। तिग्मांशु फूलमती के पीछे दौड़ा, पर फूलमती भी उसे कुमकुम से दूर ले जाना चाहती थी, इसलिए वो भागती हुई महल की छत की ओर चली गई। कुमकुम अभी भी जमीन पर ही सुन बैठी थी। उसने तिग्मांशु और फूलमती की बात जरा सी भी नहीं सुनी थी। उसका ध्यान अभी भी फर्श पर फैले उस खून पर था। तभी अचानक कुमकुम ने खुद को संभालते हुए अपनी नाड़ी चेक की। उसके बच्चे की नाड़ी बहुत धीमे चल रही थी। उस वक्त कुमकुम के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने बच्चे को अपने ही अंदर मरने के लिए छोड़ सकती थी, या फिर अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर सकती थी। कुमकुम अपनी जगह से उठी और सीढ़ियां उतरकर सीधा गार्डन की तरफ गई। उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इतनी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आखिरकार किसी तरह कुमकुम बागीचे के बीच में बने तालाब तक पहुंच गई। सर्द रात में भी उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी कुमकुम की नजर तालाब के बीचों बीच लगे एक फूल पर गई। उसने हिम्मत करते हुए अपने पैर तालाब में डाल दिए। तालाब के ठंडे पानी की वजह से कुमकुम के पैर जम रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस वक्त वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। आखिरकार वो उस फूल तक पहुंच ही गई। उस फूल के पास पहुंचकर कुमकुम ने उसे तोड़ा और उसकी सारी पत्तियां तोड़कर उन्हें चबाने लगी। जैसे जैसे उन पत्तियों का रस कुमकुम के गले के नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे कुमकुम की आंखें भारी हो रही थी। जब कुमकुम ने उन पत्तियों का सारा रस चूस लिया, तब उसने उन पत्तियों को वही तालाब में थूक दिया। अब कुमकुम को अपने शरीर में पहले से भी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बेहोश होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी तालाब से बाहर निकलने लगी, पर तालाब के बाहर आते ही उसके कदम आगे बढ़ नहीं पाए। कुमकुम पास लगे एक पेड़ का सहारा लेते हुए जमीन पर बैठ गई और पेड़ से सटकर सो गई। दूसरी तरफ महल की छत पर तिग्मांशु फूलमती का हाथ पकड़े उसे नीचे कूदने से रोक रहा था, लेकिन फूलमती का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। छोड़ दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। आज इस कुमकुम की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया है, कल को तलवार भी उठा सकते हैं। अपने प्यार के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। रुक जाओ फूलमती, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे ऐसे कभी पेश नहीं आऊंगा। मेरी बात मानो और नीचे चलो मेरे साथ। फूलमती का नाटक रंग लाने लगा था। तिग्मांशु एक बार फिर उसके वश में आता हुआ नजर आ रहा था। वो अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए तिग्मांशु से बोली, आप सच बोल रहे हैं ना? आप उस कुमकुम के लिए मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तिग्मांशु ने फूलमती को दिलासा देते हुए कहा, नहीं फूलमती, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर फूलमती तिग्मांशु की बाहों में आ गिरी और उसे अपने आगोश में भर लिया।
सर्द आसमान के नीचे उन दोनों के बीच की गर्माहट से फूलमती का रोम रोम जाग उठा था। वो तिग्मांशु की पीठ को अपने दोनों हाथों से सहला रही थी। तिग्मांशु भी फूलमती को अपने करीब महसूस करके बहक सा गया था। उसने फूलमती को कस के जकड़ लिया। फूलमती के प्रेग्नेंट होने की इच्छा उसे पूरी होती नजर आ रही थी। उसने तिग्मांशु की गर्दन को चूमना शुरू किया, जिससे तिग्मांशु के मुंह से कराहने की आवाज निकल पड़ी। लेकिन तभी अचानक महल के नीचे से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। महारानी साहिबा को क्या हो गया? जल्दी से कोई इन्हें अंदर ले चलो। वो शोर सुनकर तिग्मांशु और फूलमती चौंक गए और उन्होंने छत से झांककर नीचे की तरफ देखा, जहां कुछ नौकर किसी को अपनी गोद में उठाकर महल के अंदर ला रहे थे। अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आया, लेकिन तभी तिग्मांशु को अपनी दादी का ख्याल आया। कहीं दादी को कुछ हो तो नहीं गया? इतना सोचते ही तिग्मांशु के हाथ पांव फूल गए। वो तेजी से छत से नीचे की ओर दौड़ा। उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि फूलमती वहां अकेली खड़ी थी। एक बार फिर फूलमती तिग्मांशु के करीब आते आते उससे कोसों दूर हो गई थी। जैसे ही तिग्मांशु नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा दादी के कमरे के बाहर कुछ नौकर खड़े थे। ये देखकर तिग्मांशु का दिल जोरों से धड़का। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा, पर पास जाने पर उसने इस बात पर गौर किया कि वो सभी सिपाही दादी के कमरे के बाहर नहीं, बल्कि उसके बगल वाले कमरे के बाहर खड़े थे, जहां तिग्मांशु और कुमकुम रुके हुए थे। तिग्मांशु ने एक बार दादी के कमरे में झांक कर देखा, जहां उसने अपनी दादी को गहरी नींद में पाया। दादी को अच्छी हालत में देखकर तिग्मांशु ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान वापस से बगल वाले कमरे के बाहर खड़े कुछ नौकरों पर गया। वो उनके पास जाते हुए बोला, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम लोगों की आवाज सुनकर दादी की नींद खराब हो गई तो मैं एक एक का सिर कलम करवा दूंगा। तिग्मांशु की धमकी से वो सभी नौकर घबरा गए। तभी एक नौकर ने डरते डरते कहा, युवराज, हम सब यहाँ महारानी कुमकुम की वजह से खड़े हैं। क्या? पर इतनी रात गए कुमकुम से तुम लोगों को क्या काम है? महाराज, हमने महारानी कुमकुम को तालाब के किनारे बेहोशी की हालत में देखा। उनका आधा शरीर भीगा हुआ था और वो ठंड से कांप रही थी, इसलिए हम उन्हें उठाकर यहाँ ले आए। महारानी के पिता अंदर ही हैं और महारानी का उपचार कर रहे हैं। ये सुनकर तिग्मांशु की आंखें बड़ी हो गई और वो बिना कुछ कहे कमरे के अंदर घुस गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कुमकुम ढेर सारी चादर ओढ़े पलंग पर लेटी थी और उसके पास उसके पिता बृजमोहन बैठे थे। उन्हें वहां देखकर तिग्मांशु हड़बड़ाते हुए बोला, कुमकुम को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। बृजमोहन तिग्मांशु को देखकर गंभीर स्वर में बोला, पानी में भीगने और बाहर की ठंड की वजह से इसका शरीर अकड़ गया था, लेकिन अब ये ठीक है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी रात गए कुमकुम तालाब के पास क्या कर रही थी? तिग्मांशु के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो धीरे से अपने मन में बड़बड़ाया, कहीं कुमकुम भी तो फूलमती की तरह आत्महत्या करने नहीं गई थी? वो इस तरह पहले भी लखनऊ के तालाब में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों औरतों का, जिसे देखो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करती रहती है। तभी बृजमोहन तिग्मांशु से बोले, आप चुप क्यों खड़े हैं युवराज? घबराने की बात नहीं है, मैंने कुमकुम को दवाई दे दी है। आखिरकार मैं मुख्यमंत्री बाद में बना हूँ, पहले तो मैं एक वैद्य ही था ना, और कुमकुम को ये विद्या मेरी वजह से ही तो मिली है। आप फिक्र ना करें, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस इस बात का खास ख्याल रखें कि इसके होश आने तक इसके ऊपर की चादर ना हटाएं। बृजमोहन जानता था कि उसने तिग्मांशु से चादर ना हटाने को क्यों बोला था। बृजमोहन की बात सुनकर तिग्मांशु ने राहत की सांस ली। तभी बृजमोहन वहां से उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी उनके कदम अचानक से रुके और उन्होंने एक बार पलटकर कुमकुम की तरफ देखा। उनकी आंखों से समझ में आ रहा था जैसे उन्हें पता हो कि कुमकुम के साथ क्या हुआ था। उन्होंने एक बार अपने दांत पीसे और उस कमरे से बाहर निकल गए। तिग्मांशु जाकर कुमकुम के सिरहाने बैठ गया। कुमकुम के भोले चेहरे को देखकर तिग्मांशु को उससे हमदर्दी हो रही थी। उसे एक पल में वो फूलमती को बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन फूलमती के सीने पर सांप लौट रहा था। वो तेजी से तिग्मांशु और कुमकुम के कमरे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी रास्ते में वो बृजमोहन से टकराए। फूलमती को अपने सामने खड़ा देख बृजमोहन गुस्से से उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं इस मंजिल में राजमाता सुंदरी रहती हैं और उनकी अनुमति के बिना इस मंजिल पर कोई नहीं आ सकता। फूलमती चिढ़ते हुए बोली, आप कौन है
क्या आपको नहीं पता मैं लखनऊ की महारानी फूलमती हूँ? बृजमोहन एक कुटिल मुस्कान हंसते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। मैं अवध का मुख्यमंत्री बृजमोहन हूँ और मेरी अनुमति के बिना कोई भी तवायफ इस महल में नहीं भटक सकती, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। बृजमोहन की बात सुनकर फूलमती को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो ये जान चुकी थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कुमकुम के पिता हैं, इसलिए उसने उनसे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा और पैर पटकते हुए वापस से अपने महल की तरफ चली गई। उसे जाता देख बृजमोहन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बड़बड़ाया, आज रात जो होने वाला है उसके लिए किसी का भी इस मंजिल पर होना ठीक नहीं है, क्योंकि आज की रात तिग्मांशु की आखिरी रात है। फूलमती गुस्से से अपने पैर पटकती वापस उसी महल में गई जहां इशाक ने उसे ठहराया था। वो चौथी मंजिल से अपने कमरे की खिड़की पर बैठी सामने वाले महल को घूरे जा रही थी। ये कुमकुम और उसका बाप मेरे सभी इरादों पर पानी फेर देंगे। आज की रात भी बर्बाद चली गई। न जाने कब तिग्मांशु मुझे माँ बनने का सुख दे पाएगा। जब भी मैं अपनी सुहाग रात मनाना चाहती हूँ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मैं मुंह के बल गिर जाती हूँ। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने पेट में बच्चा लाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फूलमती गुस्से से आग बबूला हो गई थी, इतना ज्यादा कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए किसी की जान भी ले सकती थी। काफी देर तक वो इसी तरह खिड़की पर बैठी उस महल को घूरती रही। तभी उसकी नजर सामने वाले महल की उस मंजिल पर पड़ी जहां तिग्मांशु और कुमकुम ठहरे हुए थे। उसने देखा कि किसी रस्सी के सहारे उस मंजिल की बालकनी से कोई नीचे उतर रहा था, पर अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक पल को फूलमती चौंक उठी, कहीं ये तिग्मांशु तो नहीं जो मुझसे मिलने के लिए उस कमरे से बाहर निकल रहा है? पर वो इस तरह से वहां से क्यों निकलेगा? तभी फूलमती कुछ सोचते हुए बड़बड़ाई, क्यों नहीं निकल सकता? महल के दरवाजे पर उस कुमकुम के खड़ूस बाप ने पहरेदार जो बिठा दिए हैं, इसी वजह से तिग्मांशु मुझसे मिलने के लिए इस तरह वहां से निकल रहा होगा। लेकिन अगर वो इस महल में आया तो भी सबको पता चल जाएगा कि वो मुझसे मिलने आया है। तो यहाँ आए इससे बेहतर मैं ही उसके पास चली जाती हूँ, फिर हम दोनों खुले आसमान के नीचे ही अपनी सुहाग रात मनाएंगे और इस ठंड भरी रात में कुछ गर्माहट भी बांट लेंगे। इतना सोचते हुए फूलमती खुशी से उठकर वहां से निकली, पर फूलमती के दिमाग की तरह उसकी आंखें भी कमजोर थीं। दरअसल जो शख्स जो उसे महल के बाहर दीवार पर दिखा था वो तिग्मांशु नहीं था बल्कि किशन था, और वो उस मंजिल से नीचे नहीं उतर रहा था बल्कि ऊपर चढ़ रहा था, जिससे वो अपने काम को अंजाम दे सके। रस्सी से ऊपर चढ़कर किशन तिग्मांशु और कुमकुम के कमरे की तरफ गया। उसने अंदर झांक कर देखा जहां बिस्तर पर कुमकुम खूब सारी चादर ओढ़कर लेटी हुई थी और तिग्मांशु उसके सिरहाने बैठा सो रहा था। तभी किशन ने अपनी कमर में बंधी पोटली निकाली और उसे खोलकर उस कमरे में कुछ फेंक दिया। वो एक जहरीला सांप था जो रेंगते हुए कुमकुम और तिग्मांशु के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। क्या किशन कुमकुम और तिग्मांशु की जान लेने में कामयाब होगा? क्या फूलमती भी किशन के चंगुल में फंस जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देर रात कुमकुम की आंख खुली। उसे अब पहले से काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन अभी भी एक डर उसके मन में था। उसने फौरन अपनी नाड़ी चेक की। बच्चे की नाड़ी अब सामान्य रूप से चल रही थी। अब उसकी जान में जान आई। तालाब के बीच उगे ऋतु मल्हार के फूल ने उसके बच्चे की जान बचा ली थी। तभी कुमकुम ने पाया कि उसके ऊपर बहुत ही मखमल की चादर पड़ी थी। अचानक से कुमकुम के मन में वापस से एक डर बैठ गया, क्योंकि जिस किसी ने भी उसे वो चादरें उठाई थी शायद वो समझ गया होगा कि कुमकुम पेट से थी, क्योंकि कुमकुम के कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। तभी अचानक कुमकुम को अपने ऊपर ओढ़ी चादर में से एक खास तौर के इत्र की खुशबू आई, जिससे उसे ये जानने में जरा भी समय नहीं लगा कि उसे वहां और कोई नहीं बल्कि उसके पिता बृजमोहन लेकर आए होंगे। एक बार फिर कुमकुम ने एक राहत की सांस भरी। तभी अचानक उसका ध्यान अपने सिरहाने गया जहां तिग्मांशु बिस्तर से सटकर बैठा सो रहा था।
तिग्मांशु ने एक हाथ से कुमकुम के ऊपर पड़ा चादर पकड़ा हुआ था, मानो जैसे वो उसे ठीक से कुमकुम को उड़ा रहा हो। ये देखकर कुमकुम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तिग्मांशु को अपने इतने करीब बैठा देख कुमकुम के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। सोते हुए तिग्मांशु का चेहरा बहुत ही भोला लग रहा था। वो तिग्मांशु के और करीब आ गई और उसने अपना सिर तिग्मांशु के कंधे पर रख लिया। उस वक्त कुमकुम को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन तभी कुमकुम को अपने कमरे में एक और अजीब सी महक महसूस हुई, जिससे अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुमकुम के अंदर एक बार फिर से एक डर ने अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि वो महक कैरत सांप की थी, जो कि किंग कोबरा से भी कहीं ज्यादा जहरीला था। पुराने वाले कुमकुम की इंद्रियां इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन मौत के मुंह से वापस आने के बाद कुमकुम को आयुर्वेद के ज्ञान के अलावा भी एक अनोखी खूबी मिली थी। उसकी सभी इंद्रियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। कमरे में अंधेरा होने के कारण कुमकुम को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और पूरा ध्यान लगाकर अपने सुनने की इंद्री का इस्तेमाल करने लगी। तभी अचानक उसे उस कमरे में एक हल्की सी फुंकार सुनाई दी, जो उसके एकदम पास से आ रही थी। जैसे ही कुमकुम ने उस आवाज पर और ज्यादा ध्यान लगाया, उसके हाथ पैर फूल गए। वो आवाज तिग्मांशु के गर्दन के पास से आ रही थी। कुमकुम ने अपनी आंखें खोली और तिग्मांशु की तरफ देखा। बाहर खिड़की से आती रोशनी में उसने तिग्मांशु के गले पर एक सांप की परछाई देखी, जिसे देखकर मानो उसकी धड़कनें रुक सी गई। वो कैरत सांप तिग्मांशु के एकदम करीब था और तिग्मांशु की मौत सिर्फ 1-2 इंच की दूरी पर थी। तभी उस सांप ने तिग्मांशु को डसने के लिए अपना फन तेजी से उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही कुमकुम ने उस सांप का फन अपने हाथ से पकड़ लिया। किशन, जो कि उस कमरे के बाहर खड़ा तिग्मांशु और कुमकुम की मौत का इंतजार कर रहा था, ये देखकर वहां से दूर बालकनी की तरफ भागा, पर कुमकुम ने उसे भागते हुए उसकी परछाई देख ली थी। अचानक से तिग्मांशु को अपनी गर्दन में थोड़ा कसाव सा महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कुमकुम उसके बेहद करीब बैठी थी और उसके गले पर पड़े किसी फंदे जैसी चीज को पकड़े हुए थी। तिग्मांशु चौंकते हुए कुमकुम से बोला, ये क्या कर रही हो? क्या मेरा गला घोटकर मारने का इरादा है? कुमकुम ने तिग्मांशु के गुस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे से बोली, आप हिलना बंद कीजिए, नहीं तो ये मेरे हाथ से छूट जाएगा। कुमकुम की बात सुनकर तिग्मांशु ने जैसे ही अपनी नजरें नीचे की, उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी फैल गई। ये सांप मेरी गर्दन पर कैसे आया? क्या तुम इसे यहाँ लाई हो जिससे तुम मेरी जान ले सको? कुमकुम ने मुंह बनाते हुए तिग्मांशु को टॉन्ट मारा। अगर मुझे आपकी जान लेनी होती तो मैं अपने हाथों से भी आपका गला घोट सकती थी। उसके लिए मुझे आपकी गर्दन पर सांप लपेटने की जरूरत न पड़ती। अब आप हिलना बंद कीजिए, मैं इसे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं पकड़ सकती। तिग्मांशु इतना घबराया हुआ था कि वो कुमकुम की बात मानते हुए किसी मूर्ति की तरह जमकर बैठ गया। कुमकुम ने धीरे से उस सांप को तिग्मांशु की गर्दन से हटाया और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़कर खड़ी हो गई। तिग्मांशु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम क्या करने वाली हो इसके साथ? इसे इस तरह अपने हाथों में लेकर क्यों खड़ी हो? कुमकुम ने एक बार फिर कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, सोच रही हूँ मैं इसे पाल लूं। अगली बार अगर कोई डायन मेरे ऊपर हाथ उठाएगी तो इसे उसके ऊपर छोड़ने में मजा आएगा। कुमकुम की बात सुनकर तिग्मांशु चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुमकुम हंसते हुए बोली, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, मैं इसे यहाँ कमरे में तो छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे बाहर बागीचे में फेंक दूंगी, जिससे ये अपने सही शिकार पर हमला करे। इतना कहते हुए कुमकुम उस सांप को अपने हाथों में पकड़कर बालकनी की तरफ बढ़ गई। इधर किशन अपने मकसद में नाकामयाब होने के बाद अपनी जान बचाकर वापस से उसी रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। तभी राजमहल के नीचे फूलमती आकर खड़ी हुई। उसने देखा कि कोई उस रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा है, पर अंधेरा होने की वजह से वो इस बार भी उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो अपने मन में बड़बड़ाई, जब मैंने दूसरे महल की खिड़की से देखा था तब भी तिग्मांशु रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, और अब जब मुझे वहां से यहाँ आने में अच्छा खासा समय लगा है
तब भी तिग्मांशु अभी तक पूरी तरह से उतर नहीं पाया है। ये सोचकर फूलमती दबी हुई आवाज में चिल्लाई, महाराज आप नीचे उतर सकते हैं, घबराइए नहीं, मैं आपको पकड़ लूंगी। फूलमती की आवाज सुनकर किशन सहम सा गया। उसे लगा अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो घबराता हुआ वापस से ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन तभी कुमकुम बालकनी में आई और उसने झांक कर नीचे देखा। किसी आदमी को रस्सी से झूलता देख वो समझ गए कि ये वो ही शख्स था जिसने उसके कमरे में कैरत सांप को छोड़ा था। कुमकुम एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराई और उसने उस सांप को उसी आदमी के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वो सांप किशन के ऊपर गिरा, वैसे ही घबरा कर उसने वो रस्सी छोड़ दी और सीधा नीचे गिरने लगा। नीचे खड़ी फूलमती की आंखें ये देखकर बड़ी हो गई कि एक भारी भरकम आदमी तेजी से उसकी तरफ ऊपर से नीचे गिर रहा था। इससे पहले फूलमती बचकर वहां से हटती, किशन सीधा जाकर उसके ऊपर गिरा। एक धड़ाम की आवाज के साथ किशन और फूलमती जमीन पर धराशायी हो गए। ऊपर बालकनी में खड़ी कुमकुम ये देखकर मुस्कुराई और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। जमीन पर चारों खाने चित पड़ी फूलमती ने जब दर्द से कराहते हुए अपने चेहरे के करीब पड़े किशन का भयानक चेहरा देखा तो उसकी डर के मारे चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे काली अंधेरी रात में उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो झट से उठी और लंगड़ाते लंगड़ाते अपने महल की तरफ चली गई। फूलमती के वहां से जाते ही किशन उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से ऊपर की तरफ देखकर वहां से जल्दी से चला गया। अगली सुबह जब तिग्मांशु की नींद खुली तो उसने अपने बगल में सोती हुई कुमकुम को पाया। तिग्मांशु को इस बात का इल्म भी नहीं था कि रात भर वो और कुमकुम एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सोए थे। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो सकपकाता हुआ कुमकुम से दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक वो रुक गया। उसकी नजर कुमकुम के मासूम से चेहरे पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि वो कुमकुम को पहली बार इतने करीब से देख रहा था, पर उस दिन कुमकुम के चेहरे पर पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही चमक थी। शायद वो इसलिए थी क्योंकि कुमकुम के पेट में तिग्मांशु का बच्चा पल रहा था और एक गर्भवती स्त्री के चेहरे पर जो चमक होती है तिग्मांशु उसे समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों तिग्मांशु के मन में एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था और इसकी वजह एक हद तक ये थी कि वो भी अपने होने वाले बच्चे के बेहद करीब था। तभी अचानक कुमकुम की आंखें खुली और सबसे पहली चीज जो उसने अपनी आंखों के सामने देखी वो था तिग्मांशु का खूबसूरत चेहरा। अपने प्यार को अपने इतना करीब देखकर कुमकुम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुमकुम को मुस्कुराता देख तिग्मांशु के होठों ने भी हरकत की और वो कुमकुम के गुलाबी होंठ चूमने के लिए आगे बढ़ा। कुमकुम मेरी बच्ची। तभी अचानक बगल वाले कमरे से आती दादी की आवाज सुनकर तिग्मांशु ने अपने होश संभाले। वो झट से उठकर खड़ा हुआ और दादी के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गया। कुमकुम भी दादी से मिलना चाहती थी, पर पिछली रात हुए हादसे के बाद उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदलने जरूरी समझे। दादी आप कैसी हैं? अपनी दादी की फिक्र करता तिग्मांशु उनके कमरे में जाकर उनके सिरहाने बैठ गया। आज दादी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रही थी। ये उसी जड़ी बूटी का कमाल था जो कुमकुम ने उन्हें दी थी, पर तिग्मांशु का इस बात पर ध्यान नहीं गया। तुम्हारे और कुमकुम के रहते मुझे क्या हो सकता है भला? वैसे कुमकुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी कुमकुम कपड़े बदलकर दादी के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, मैं यही हूँ आपके बिल्कुल पास दादी। इतना कहते हुए कुमकुम दादी के पास आकर दूसरी तरफ बैठ गई। अपनी लाडली कुमकुम को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा। तभी कुमकुम ने सुंदरी की जीभ चेक की। उसके अंदर आज पिछले दिन से कई ज्यादा ऊर्जा दिखाई दे रही थी और वो बहुत अच्छे से अपना मुंह भी खोल पा रही थी। कुमकुम दादी की जुबान देखकर बोली, अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अभी आपको और दवाई खाने की और आराम करने की जरूरत है। दादी की सुधरती हालत देखकर तिग्मांशु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आज उसके दिल में कुमकुम के लिए लगाव थोड़ा और बढ़ गया था, पर उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास नहीं था। तुम्हें क्या लगता है बेटी, ये सब तुम्हारी दी हुई दवाइयों का असर है? मेरी आधे से ज्यादा तबीयत तो तुम्हें देखकर ही ठीक हो गई है। जितने दिन तुम मेरे पास रहोगी
उतने दिन में तो मैं पूरी तरह से जवान ही हो जाऊंगी। अब बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि एक बार तुम्हारे औलाद को अपनी गोद में खिला लूं, उसके बाद आराम से मर सकती हूँ। इतना कहते हुए दादी ने शरारत भरी नजरों से कुमकुम की तरफ देखा। कुमकुम ने शर्माते हुए दादी को और ज्यादा कुछ ना बोलने का इशारा किया, पर तिग्मांशु दादी की बात सुनकर वापस से गंभीर हो गया। दादी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मरने मारने वाली बातें मत किया करो, मुझे इससे तकलीफ होती है। दादी ने मुस्कुराते हुए तिग्मांशु का हाथ थामते हुए कहा, देखो तो जरा इसे, अवध का युवराज और इतना डरपोक। बेटा, ये तो विधि का विधान है, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चों को खिलाए बिना और तुम्हें अवध का सम्राट बनते देखे बिना तुम्हारी दादी कहीं नहीं जाने वाली। दादी की बात सुनकर अचानक से कुमकुम को वो कागजात याद आ गए जो उसने पिछले रात देखे थे। कुमकुम के मन में एक बार आया कि वो दादी और तिग्मांशु के सामने उस बारे में बात करे, लेकिन फिर उसे दादी का ख्याल आया। दादी की तबीयत अभी उतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसी बातें उन्हें बता सके, इसलिए एक बार फिर सही समय की उम्मीद में कुमकुम ने चुप रहना जरूरी समझा। लेकिन उस महल में कई चेहरे ऐसे भी थे जो किसी भी तरह के सही समय का इंतजार नहीं कर सकते थे। महल के तहखाने में राय सिंह बहादुर अपनी बेगम आलिशान के साथ खड़ा किशन पर आग बनकर बरस रहा था। मुझे नहीं पता था तुम इतने बेकार निकलोगे। मैं तो समझता था कि तुमसे बड़ा शातिर कातिल पूरे अवध में नहीं है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर हो जाता महाराज, अगर वो कुमकुम बीच में ना आती तो। किशन आंखें झुकाकर बोला। ये सुनकर मानो जैसे राय सिंह बहादुर के कलेजे में ज्वालामुखी फट गया। इस कुमकुम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ किशन, आज रात तक तिग्मांशु और कुमकुम दोनों का काम तमाम हो जाना चाहिए। किशन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया, पर उसके जाते ही वहां बृजमोहन आया जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सम्राट? मुझे तो लगा था आप सिर्फ तिग्मांशु की जान लेना चाहते हैं, पर आप तो मेरी बेटी की जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी बेटी नहीं रही बृजमोहन, वो अब लखनऊ की महारानी और तिग्मांशु की पत्नी हो गई है। वो कभी हमारी जासूस हुआ करती थी, पर अब वो एक बागी है, और राजनीति में बागियों का क्या हश्र किया जाता है वो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुमने आज यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से सिर काटे हैं, इसलिए मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम अपना मुंह छोड़कर अपने भविष्य की चिंता करो। राय बहादुर की बात का बृजमोहन पर असर पड़ चुका था। उसने कहा, मैं समझ गया सम्राट, आपको तिग्मांशु के साथ जो करना है वो करिए, बाकी कुमकुम के साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या सत्ता के लोभ में आकर बृजमोहन अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा देगा? क्या कुमकुम तिग्मांशु को उन कागजात के बारे में बता पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कुमकुम को समझाओ कि वो यहाँ से भाग जाए। मुख्यमंत्री बृजमोहन ने काफी बेचैन होते हुए कहा। भोर होने को थी और बृजमोहन के बड़े घर के एक कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक सुंदर लेकिन बहुत ही मासूम दिखने वाली औरत बैठी थी, मंदाकिनी। उसका चेहरा कुमकुम के चेहरे से एकदम ही मिलता जुलता था। क्यों न मिले, मंदाकिनी बृजमोहन की पहली पत्नी और कुमकुम की माँ थी। क्या आपको किसने कहा कि महाराज कुमकुम को मारना चाहते हैं? मंदाकिनी ये बात सुनकर बेहद दंग रह गई थी, लेकिन बृजमोहन को पसंद नहीं आया कि उसकी पत्नी इतने सवाल पूछे। महाराज ने खुद कहा। बृजमोहन ने मुंह बिगाड़ते हुए मंदाकिनी को जवाब दिया। और अब सवाल पूछ पूछ कर समय मत बिगाड़ो। तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे यहाँ से भगाओ। बृजमोहन इतना कहकर वहां से जाने लगा, फिर रुका और टर्न हुआ। और हाँ, ध्यान रहे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि कुमकुम को भगाने में मुख्यमंत्री का हाथ था। सच तो ये था कि बृजमोहन ने भले ही अपनी सत्ता के लिए अपनी बेटी को जासूस बना के उसकी शादी तिग्मांशु से करवाई थी, लेकिन जब उसे पता चला था कि आलिशान और राय सिंह ने कुमकुम को भी मारने की सुपारी दी थी, तो न जाने क्यों ये बात उसको रास नहीं आई थी। अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में सोचकर न जाने क्यों वो अंदर से कांप गया था। मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ?
कुमकुम अपने ही कर्म से मर रही है। उसे हमने जासूस बना के भेजा और उसने अपना काम भी ठीक से नहीं किया। कोई भी उसे मार ही डालेगा। खुद से ये कहते हुए उसने अपने बेचैन मन को शांत करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन आखिर खून खून होता है। क्या उसके मन में रह रहकर अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ रहा था? पर क्यों? क्योंकि उसके पेट में आपका नाती पल रहा है। मंदाकिनी ने बृजमोहन की आंखों में ये सारा कंफ्यूजन पढ़ लिया था। बृजमोहन वहां से बिना कुछ बोले चला गया। अगली सुबह फूलमती अपने कमरे के बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। किशन उसके ऊपर गिरा था, तभी उसके पैर पर काफी चोट आई थी, लेकिन फूलमती इतनी डिस्ट्रेस में थी कि वो पीड़ा को चुपचाप सह रही थी। अचानक ही उसका ध्यान खिड़की के बाहर गया और उसने सामने वाले महल में तिग्मांशु को ऊपरी मंजिल पर किसी नौकर को कुछ ऑर्डर देते देखा। महाराज, महाराज करते करते फूलमती लंगड़ाते हुए खिड़की तक डेस्परेटली आई और तिग्मांशु को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगी, लेकिन तिग्मांशु काफी दूर था। जाहिर सी बात है, उसने फूलमती की आवाज नहीं सुनी और फिर अंदर चला गया। लेकिन फूलमती से रहा न गया। महाराज, महाराज करते करते वो लंगड़ाते हुए भागकर बाहर जाने गई तो अचानक ही उसका पैर मुड़ गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक एक स्ट्रांग हाथ ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। महाराज! 2 पल के लिए फूलमती को लगा कि तिग्मांशु ने उसे बचाया, लेकिन उसे तो बाहों में किसी और ने लिया था, जिसकी नजर और हाथ दोनों फूलमती की पतली कमर पर थे। ओह, आप! कहते हुए फूलमती खुद को संभालकर इशाक की बाहों में से खड़ी हुई। इशाक ने उसे काफी इज्जत से खड़ा किया और फिर अचानक ही नीचे झुका। फूलमती को समझ आए कि इशाक क्या कर रहा है, उससे पहले इशाक ने फूलमती का एक पैर खींचा। फूलमती दबाक करके पास रखे बिस्तर पर बैठ गई। क्या कर रहे हो? वो घबरा के इशाक को बोल उठी। इशाक अपने घुटनों पर बैठा और फूलमती के पैरों के घाव जांच रहा था। घायल दिल हुआ है और दर्द पैरों को हो रहा है ना? इशाक ने चमकती नीली आंखों में चिंता लाते हुए फूलमती के सुंदर पैरों को प्यार से सहलाया। फूलमती अनजाने में ही एक मीठी सी उंकार कर बैठी। इशाक में कोई तो बात थी कि उसकी हाजिरी से ही फूलमती के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपकी इजाजत हो तो मैं दवाई लगा दूं? इशाक ने फूलमती से कहा। फूलमती का ध्यान अब तिग्मांशु से पूरी तरह से हट गया था। नहीं, दवाई चलेगी तो? इस इशाक की वजह से फूलमती खुद पर भी काबू खो रही थी। इशाक धीरे से मुस्कुराया और अचानक ही फूलमती के पैरों के घाव पर एक किस की। लगा दी दवाई? हुई जलन? फूलमती पानी पानी होने लगी। इशाक को लगा कि यही सही मौका है। उसके हाथ में फूलमती का पैर तो था ही। उसने धीरे धीरे वो हाथ ऊपर सरकाना शुरू किया। फूलमती के घाघरे तक पहुंचा और हिम्मत करके इशाक उस घाघरे को ऊपर करने गया तो अचानक ही एक झटके से फूलमती ने अपना पैर इशाक के हाथ से ले लिया। नहीं, निकल जाओ मेरे कमरे में से, फूलमती बोल बैठी। उसे अचानक ही रियलाइज हुआ था कि अगर उसने खुद को और इशाक को रोका नहीं तो वो प्रेग्नेंट हो बैठेगी, लेकिन इशाक के बच्चे से। शर्म करो, मैं लखनऊ की महारानी हूँ, तुम्हारे हरम की कोई वैश्या नहीं। फूलमती वहां से उठी और बाहर निकल गई। इशाक को ये बात सुनकर मन ही मन बहुत ही हंसी आई। उसके हिसाब से फूलमती वही तो थी, एक तवायफ, एक वैश्या। तेरी औकात पर तुझे ला कर रहूंगा, इशाक ने कहा और खुद को संभालते हुए वो भी वहां से चला गया। फूलमती तुरंत ही उस महल के महाकाय हमाम में गई और पानी की एक बड़ी बाल्टी खुद के ऊपर डाल दी। इशाक ने उसके बदन में अपने एक टच से आग लगा दी थी, लेकिन वो तिग्मांशु की बीवी थी। इशाक की क्या औकात थी कि वो फूलमती को सिड्यूस करे। दूसरी ओर कुमकुम बेहद खुश थी, जिसके कई कारण थे। एक तो उसका बच्चा बच गया था, दूसरा राजमाता की तबीयत में बहुत ही अच्छा सुधार था, अब वो जिंदगी और मौत के बीच नहीं फंसी थी, और तीसरा तिग्मांशु और वो एक रात में ही काफी करीब आ गए थे। कुमकुम के मन में तिग्मांशु का ही विचार था। किस तरह सुबह तिग्मांशु उसे किस करते हुए एकदम ही करीब पहुंच गया था। क्या तिग्मांशु सच में उसके प्यार में पड़ रहा था? क्या कुमकुम के सारे सपने सच होने वाले थे?
उसने सुना था कि जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके नसीब के साथ उसके बच्चे का नसीब भी जुड़ जाता है। तो क्या उसका बच्चा उसकी जिंदगी में प्यार लाने वाला था? महारानी, ये कागज को फेंक दूं? अचानक ही कुमकुम का ध्यान उसकी नौकरानी ने तोड़ा। कुमकुम ने देखा तो वो नौकरानी हाथ में प्रॉपर्टी के कागजात लेकर खड़ी थी। वो साफ सफाई कर रही थी और पर्दे के पीछे से उसे ये कागजात मिले थे। कुमकुम तुरंत होश में आई। नहीं, कहते हुए उसने तुरंत वो कागजात नौकरानी के हाथ से ले लिए। अगले ही पल कुमकुम को डर लगा कि कहीं ये नौकरानी आलीशान या किसी को जाके इन कागजात के बारे में बोल तो नहीं देगी ना। ये लो, कहते हुए कुमकुम ने अपने कान की असली मोती की बूंदें निकाली और नौकरानी को दी। नौकरानी थोड़ी अवाक हो गई। महारानी, ये क्यों? वो बोल उठी। कुमकुम स्माइल करने लगी। क्योंकि तू यहाँ से निकलने के बाद किसी को भी नहीं बताएगी कि तुझे ये कागजात पर्दे के पीछे से मिले थे, समझी? वो नौकरानी कुमकुम को लगभग बचपन से जानती थी। नौकरानी ने चुपचाप मोती की बूंदें ले ली और कहा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। कहते हुए नौकरानी वहां से चली गई। कुमकुम ने फिर से वो कागजात पढ़े जिस पर राजमाता सुंदरी का नाम लिखा हुआ था और तिग्मांशु को अवध की गद्दी से हटाने की बात की गई थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कागजात नहीं है मतलब? अपने कमरे में आलीशान ने फटी हुई आंखों से राय सिंह बहादुर को ये कहा। तिग्मांशु और कुमकुम को मारने के चक्कर में वो लोग भूल गए थे कि प्रॉपर्टी के कागजात उस जगह पर नहीं थे जहां उन्होंने रखा था। पिछले 2 घंटों से अवध का शक्तिशाली महाराज राय सिंह बहादुर अपने घुटनों पर लेटकर हर एक फर्नीचर के नीचे झुककर प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे फाइनली ये कागजात नहीं मिले थे, तभी उसने कांपते हुए होंठों से अपनी घमंडी बेगम आलीशान को सच बता दिया था। सारे कमरे में ढूंढ लिया बेगम, तुमने गलती से कहीं और तो नहीं रख दिए? ये कहते हुए राय सिंह ने कागजात गुम होने का इल्जाम आलीशान पर लगाना चाहा। खबरदार, जो मुझ पर इल्जाम लगाया है तो आखिरी बार तुम्हारे हाथ में थे, मैंने पूछा कहाँ गए? आलीशान चीख उठी तो जैसे पेड़ के पत्ते हवा की वजह से कांपते हैं वैसे राय सिंह भी कांपने लगा। दोनों को ये टेंशन था कि कहीं तिग्मांशु या उस होशियार कुमकुम के हाथ ये कागज लग गए तो न जाने क्या होगा। कुमकुम तो इतनी शातिर थी कि 2 ही पल में अवध की गद्दी छीनकर अपने पति को दे सकती थी। छोटे कमरे में वो कागजात पढ़ते हुए कुमकुम के दिमाग का ज्वालामुखी बेहिसाब फटा हुआ था। कागजात में लिखा हुआ था कि तिग्मांशु को युवराज पद से हटाकर इशाक को दे दिया जाए। कुमकुम इशाक को अच्छी तरह से जानती थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जरूर इसमें आलीशान और राय सिंह बहादुर का ही हाथ है, कुमकुम ने गुस्से में खुद से कहा। कुमकुम का दिमाग दौड़ने लगा कि किस तरह वो उन कागजात को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन तभी ही अचानक उसके दरवाजे पर एक नॉक हुआ। कुमकुम, मेरी बच्ची। इस बार आवाज राजमाता की नहीं बल्कि मंदाकिनी की थी। माँ? कुमकुम ने तुरंत ही अपनी माँ की आवाज पहचान ली और कागजात को बिस्तर के नीचे छुपाकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन जितना खुश कुमकुम मंदाकिनी को देखकर लग रही थी, मंदाकिनी उतनी ही टेंशन में थी। तू जमाई राज को लेकर यहाँ से भाग जा, मंदाकिनी ने आंखों में आंसू के साथ अपनी लाडली बेटी को कहा, वरना ये हैवान लोग तुझे और उन्हें मार डालेंगे। कुमकुम तुरंत समझ गई कि उसकी माँ आलीशान और राय सिंह की ही बात कर रहे थे। अभी कुमकुम को ये भी कंफर्म हो गया था कि वो ही थे जिन्होंने पिछली रात उस आदमी को सांप के साथ भेजा था। कुमकुम को पहले विचार तो आया कि तिग्मांशु तो युवराज था, इसीलिए उसकी जान को खतरा था। पर मुझे मार के उन्हें क्या मिलेगा? कुमकुम ने पूछा। मंदाकिनी ने उसके बच्चे की ओर इशारा किया। अब आलीशान और राय सिंह के लिए कुमकुम फटने वाला बॉम्ब हो गई थी। भाग जा, मंदाकिनी ने हाथ जोड़कर कुमकुम से विनती की। लेकिन कुमकुम भागने वालों में से नहीं थी। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं मेरे बच्चे के पिता को भी कुछ नहीं होने दूंगी। कुमकुम ने अपनी माँ को दिलासा दिया और फिर उसने बिस्तर के नीचे से वो कागजात निकाले। मैं अभी आती हूँ, आप थोड़ी देर राजमाता का ख्याल रखेंगी? कुमकुम ने मंदाकिनी से पूछा तो मंदाकिनी ने हाँ में सर हिलाया। कुमकुम वो कागजात राय सिंह और आलीशान के मुंह पर मारने गई। तिग्मांशु अपने कमरे में थोड़ा फ्रेश होने गया था, तभी उसे अचानक फूलमती की याद आई। उसे एक अजीब सा गिल्ट फील हुआ कि पिछले कई दिनों से वो फूलमती को टाइम ही नहीं दे पा रहा था।
उसे फूलमती की आत्महत्या की धमकी याद आई और वो थोड़ा डर गया। फूलमती कहाँ है? उसने एक नौकर से पूछा तो नौकर ने सामने वाले महल की ओर इशारा किया। तिग्मांशु वहां का नजारा देखकर थोड़ा दंग रह गया। उसने देखा कि फूलमती सर से पैर तक पानी में तरबतर हमाम से बाहर निकलते हुए रो रही थी। फूलमती की आंसू का अभी भी तिग्मांशु पर उतना ही असर होता था। फूलमती! उसने बुलाने की कोशिश की, लेकिन महल दूर था। तिग्मांशु तुरंत नीचे उतरकर महल की ओर दौड़ने लगा। फूलमती रोती हुई पानी से भीगी हुई अपने कमरे में आई। एक समय पर जिस औरत के इशारों पर लखनऊ के अमीर ज़ादे नाचते थे, आज उसकी क्या हालत हो गई थी। जान! अचानक ही फूलमती ने तिग्मांशु की आवाज सुनी। तिग्मांशु बेहद गिल्ट लेकर अंदर आया। उसके हाथ में एक टॉवल था। ये क्या हाल बना रखा है जान? इतनी सर्दी में तुम इस तरह भीगी हुई क्यों हो? कहते हुए तिग्मांशु फूलमती के गीले बदन को पोंछने लगा। मुझे हाथ मत लगाओ, आप उस डायन का ही ख्याल रखो। फूलमती अब नखरे करने लगी और तिग्मांशु को खुद से दूर धक्के मारने लगी। ये सुनकर बेचारे तिग्मांशु को और थोड़ा गिल्ट फील हुआ। सुबह वो कुमकुम के काफी करीब आ गया था। वो उसे किस करने ही वाला था और इस बार वो हवस या नशे में धुत नहीं था। पूरे होश में वो कुमकुम के प्यार में पड़ रहा था। तिग्मांशु का दिमाग इसलिए भी घूमा हुआ था क्योंकि उसे तो लगा था कि वो फूलमती से ज्यादा किसी को भी प्यार नहीं कर सकता था, लेकिन कुमकुम के लिए उसके मन में कुछ अलग ही भावनाओं का प्रवाह बह रहा था। उसने अपनी नजर नीचे कर दी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फूलमती से कैसे नजरें मिलाए। मेरी ओर देखो। फूलमती को लगा कि शायद थोड़े ज्यादा ही नखरे हो गए। तिग्मांशु ने फूलमती की आंखों में आंखें डाली। 2 पल सब शांत हो गया। फूलमती को लगा कि अब आया है असली मौका। उसने हल्के से अपने ब्लाउज से पहले 3 बटन खोले। तिग्मांशु देखता रहा। फूलमती तिग्मांशु के छाती के बाल से खेलने लगी। तभी तिग्मांशु को तुरंत स्ट्राइक हुआ। प्यार तो वो कुमकुम से करने लगा था। फूलमती के लिए उसके मन में सिर्फ एक ही भाव था, हवस। ये रियलाइजेशन से तिग्मांशु हिल गया। फूलमती अपना घाघरा ऊपर करने गई तो अचानक ही दरवाजे पर टकोर हुई। एक नौकर ने बाहर से आवाज दी, महाराज, कूच बिहार की महारानी नित्या कुमारी आपको बुला रही हैं। महारानी नित्या का नाम सुनकर जैसे तिग्मांशु को किसी सांप ने डस लिया हो, वैसे लाल हो गया। कौन? नित्या यहाँ आई है? अचानक ही तिग्मांशु उठा और वहां से भागते हुए बाहर चला गया। कुमकुम कागजात लेकर गुस्से में राय सिंह और आलिशान के कमरे में जा रही थी। तभी अचानक ही सामने से जल्दी जल्दी चलते हुए तिग्मांशु दिखा। महाराज, ये पढ़िए। कुमकुम तिग्मांशु को ये कहने गई, लेकिन तिग्मांशु ने कुमकुम को देखा ही ना हो, उस तरह उसके पास से गुजर गया और पीछे एक कमरे में घुसा। महाराज! कुमकुम उसे बुलाते हुए उसके पीछे उस कमरे में गई तो अचानक देखा कि तिग्मांशु अवाक बनकर खड़ा था। कमरे के दूसरी ओर एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। तिग्मांशु ने कहा, नित्या। वो लड़की मुड़ी और कुमकुम समझ पाए कि कौन नित्या। उससे पहले तिग्मांशु नित्या के पास गया और उसके होंठों को चूम बैठा। कुमकुम के हाथ से वो कागजात गिर गए। क्या देख रही थी ये कुमकुम? कौन थी वो लड़की? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने पति को किसी दूसरी औरत को चुंबन लेते देख कुमकुम ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। वो किसी मूर्ति की तरह वहीं पर जम सी गई। तभी तिग्मांशु को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और वो एक झटके से उस लड़की से दूर हटा। जैसे ही कुमकुम की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि वो उस लड़की को पहले से जानती थी। अचानक से उसके मुंह से निकल पड़ा, नित्या, ये वापस आ गई? नित्या को अपने सामने देखकर कुमकुम का मन उदास हो गया, क्योंकि वो सिर्फ उसके बचपन की सहेली नहीं बल्कि तिग्मांशु का पहला प्यार भी थी। कुमकुम, तिग्मांशु और नित्या बचपन के दोस्त थे। जहां कुमकुम बचपन में ही तिग्मांशु को अपना दिल दे चुकी थी, वही तिग्मांशु बचपन से ही नित्या से प्यार करता था और ये बात सबको पता थी। कुछ साल पहले तिग्मांशु और नित्या का रिश्ता भी पक्का हो गया था, जिससे कुमकुम का दिल टूट गया था। जब तिग्मांशु और नित्या की शादी तय हुई थी, तब पूरे अवध में इस बात की धूम मच गई थी। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले ही न जाने किस वजह से नित्या ने
कूच बिहार के राजा जगन प्रसाद से शादी कर ली थी। नित्या और जगन प्रसाद की शादी की खबर से तिग्मांशु पूरी तरह से टूट गया था और शायद इसी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया था। तब उसे संभाला था तब आया फूलमती ने। जब राजमाता और राय सिंह की जिद की वजह से उसकी शादी कुमकुम से करवा दी गई, तब तिग्मांशु पूरी तरह से बदल चुका था और कुमकुम से नफरत करने लगा था। पर कुमकुम के मन में अभी भी तिग्मांशु के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन आज एक बार फिर से नित्या को अपने सामने देखकर कुमकुम पूरी तरह से हिल गई थी। कुमकुम ने जमीन पर गिरे कागजात उठाए और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मुझे माफ करना, एक पल के लिए मैं बहक गया था। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तिग्मांशु ने अपनी हरकत के लिए नित्या से माफी मांगते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा बचपन से ही खुद पर बस नहीं चलता। नित्या की ये बात सुनकर एक पल को तिग्मांशु चौंक उठा। जहाँ एक तरफ तिग्मांशु को अपने बर्ताव के लिए गिल्ट फील हो रहा था, वहीं नित्या की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं यहाँ राजमाता सुंदरी से मिलने आई थी। जैसे ही मुझे तुम्हारे यहाँ होने का पता चला, मेरी तुमसे मिलने की इच्छा हुई। तुम पहले से काफी सुंदर हो गए हो, पर लगता है अंदर से अभी भी तुम पहले जैसे भावुक ही हो। शायद तुम अभी तक नहीं समझे कि एक राजा का इतना भावुक होना ठीक नहीं। नित्या बचपन से ही बहुत प्रैक्टिकल थी। वो हमेशा से ही तिग्मांशु के अंदर नुक्स निकालती आ रही थी, पर तिग्मांशु हमेशा से ही उसके प्यार में लट्टू था और उसे कभी भी नित्या की बात का बुरा नहीं लगा था। पर आज की बात कुछ और थी। आज उसे नित्या की बातों से फर्क पड़ रहा था, पर नित्या के अंदर इतने सालों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। वो आज भी उतनी ही मुंहफट और प्रैक्टिकल थी। शायद यही वजह थी कि उसने सालों पहले अपने निजी मतलब के लिए अपने उस 30 साल बड़े राजा जगन प्रसाद से शादी की थी। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी दो रानियां हैं। यहाँ कूच बिहार के महाराज अपनी एक रानी को संतुष्ट नहीं कर पाते और तुम दो रानियों को खुश करने में लगे हुए हो। मुझे तो लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह से टूट चुके होगे, पर तुम तो बहुत जल्द मुझे भूल गए। नित्या की बातें किसी तीर की तरह तिग्मांशु के दिल में चुभ रही थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि शायद कहीं न कहीं आज भी उसके दिल में नित्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तिग्मांशु ने बात बदलते हुए नित्या से पूछा, तुम अकेली आई हो? महाराज जगन कहीं दिखाई नहीं दे रहे? महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए जैसे ही मुझे राजमाता सुंदरी के बारे में पता चला, मैं अकेले ही यहाँ उनसे मिलने चली आई। वैसे अब उनकी तबीयत कैसी है? तुम मेरे साथ दादी से मिलने चलो, दादी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। तिग्मांशु नित्या के साथ अपनी दादी के कमरे की तरफ चल दिया। दूसरी ओर कुमकुम भागकर अपने कमरे में आ गई थी। जब से उसने तिग्मांशु को नित्या को चूमते हुए देखा था, तब से उसके मन में वो दृश्य किसी डरावने सपने की तरह घूम रहा था। नित्या बचपन में कुमकुम की बहुत अच्छी सहेली थी, पर जब उसने तिग्मांशु का दिल तोड़कर कहीं और शादी कर ली थी, तब से वो कुमकुम के मन से उतर गई थी। कुमकुम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर तिग्मांशु को नित्या को सौंपा था, पर उसके धोखे की वजह से आज वो उससे नफरत करती थी। कुमकुम को बस इसी बात की चिंता सता रही थी कि कहीं इस बार भी नित्या तिग्मांशु का दिल न दुखा दे। लेकिन तभी अचानक कुमकुम का ध्यान अपने हाथ में पकड़े जायदाद के कागजात पर गया। कागजातों को देखकर उसके मन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उस महल में तिग्मांशु के खिलाफ जो साजिशें चल रही थी, कुमकुम उनसे पूरी तरह से वाकिफ थी। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, पर वो किसी भी हाल में तिग्मांशु की जान के साथ समझौता नहीं कर सकती थी। ये सोचकर कुमकुम अपनी जगह से उठी और राजमाता सुंदरी के कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि राजमाता अभी भी आंख बंद करके लेटी हुई थी, जबकि उसकी माँ मंदाकिनी उनके पैरों के पास बैठी हुई थी। माँ, इन कागजातों को संभालो, मैं इन्हें अभी अपने पास नहीं रख सकती। दुश्मन की नजर हर वक्त मुझ पर और महाराज पर है। जब मुझे इनकी जरूरत होगी तब मैं इन्हें तुमसे वापस ले लूंगी, पर ध्यान रहे इन कागजातों के बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, यहाँ तक कि पिताजी से भी नहीं। मंदाकिनी ने अपने हाथ में वो कागजात ले तो लिए थे, लेकिन अभी भी उसे अपनी बेटी और दामाद की जान की चिंता खाए जा रही थी। मैं इनके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर बेटी तुम मुझसे वादा करो, तुम और जमाई राजा यहाँ से जल्दी चले जाओगे। यहाँ तुम दोनों की जान को खतरा है। माँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ।
तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते महाराज को कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात मेरे खुद की, तो मुझे सब कुछ कैसे संभालना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मंदाकिनी ने कुमकुम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कुमकुम ने उसे समझा बुझाकर वहां से बाहर भेज दिया। कुमकुम मेरी बच्ची, तुम वहां दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। अचानक से दादी की आवाज सुनकर कुमकुम सहम सी गई। कहीं दादी ने मेरी और माँ की बातें सुन तो नहीं ली? इस डर से कुमकुम धीरे से दादी की तरफ पलटी तो उनके चेहरे के भाव देखकर ही उसने भांप लिया कि दादी अभी अभी नींद से जागी थीं और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। वो अपने दिल का दुख छुपाकर एक झूठी मुस्कान लिए उनके पास आकर बैठी। मैं आपसे दूर थोड़ी ना हूँ, मैं तो यही आपके पास हूँ। दादी ने अपने हाथ से कुमकुम की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम उदास लग रही हो? क्या तिग्मांशु ने कुछ कहा तुमसे? कुमकुम नकारते हुए बोली, नहीं दादी, भला मैं उदास क्यों होंगी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, गर्भावस्था में तुम्हें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम्हें अपने मन में कोई भी बात दबाकर नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम मुझसे बोल सकती हो। कुमकुम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करे, क्योंकि उसके मन में ऐसा बहुत कुछ था जिसके बोझ तले वो दबा हुआ महसूस कर रही थी। इससे पहले वो दादी से कुछ बोल पाती, उसके मन का एक बोझ उसके ख्यालों से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसी वक्त तिग्मांशु नित्या को लेकर दादी के कमरे में आते हुए बोला, दादी देखो आपसे कौन मिलने आया है। दादी ने नित्या को देखा तो उसका मुंह फूल गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर कुमकुम इतनी उदास क्यों थी। बचपन में दादी ने कुमकुम और नित्या दोनों को अपनी गोद में खिलाया था, पर कुमकुम हमेशा से ही उनकी लाडली रही थी। और जब नित्या ने तिग्मांशु से शादी तोड़कर कूच बिहार के राजा से शादी कर ली थी, तब से दादी उससे नफरत करने लगी थी। तभी नित्या दादी के पास आकर बैठते हुए बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है राजमाता? मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं जो तुम मातम मनाने की इच्छा से यहाँ आई हो। दादी ने गुस्से से कह दिया। नित्या को दादी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो बुरा ना लगने का नाटक करते हुए उनसे बोली, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। बीती बातों को भूल जाइए। उन्हें बार बार याद करके आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही और मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मेरी बच्ची कुमकुम के होते हुए मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती। राजमाता के ऐसा बोलने के बाद नित्या ने अपने सामने खड़ी कुमकुम को देखा। इससे पहले उसने गौर भी नहीं किया था कि उस कमरे में कोई और भी था। कुमकुम को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस कुमकुम को वो बचपन से जानती थी और उस वक्त जो कुमकुम उसके सामने थी, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। वो हैरान होते हुए कुमकुम से बोली, अरे वाह कुमकुम, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मानना पड़ेगा, जब से तुम्हारी शादी तिग्मांशु से हुई है तब से तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। चलो, कुछ तो फायदा हुआ मेरा तिग्मांशु को छोड़ने का। नित्या की बात सुनकर उस कमरे में मौजूद तिग्मांशु और दादी दोनों को बहुत अजीब लगा। नित्या को इतनी भी तमीज नहीं थी कि वो दादी के सामने ऊटपटांग बातें बोल रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो जिस कुमकुम से बात कर रही थी वो अब पहले वाली दबी सहमी कुमकुम नहीं थी। कुमकुम ने उसे रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, मेरे फायदे का तो पता नहीं, पर तुम्हारा नुकसान जरूर हुआ है। सुना है महाराजा जगन प्रसाद तुम्हें खुश नहीं रख पाते। मेरा मतलब है, उम्र दराज होने के कारण उन्हें हर वक्त थकान ही रहती है। कुमकुम का जवाब सुनकर दादी की हंसी छूट गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि आखिर कुमकुम क्या कहना चाहती थी। समझ तो नित्या भी गई थी, पर उस वक्त उसने कुमकुम से बहस करना जरूरी नहीं समझा। वो दादी के पास से उठती हुई तिग्मांशु से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हो? तिग्मांशु किसी नौकर की तरह बोला, हाँ क्यों नहीं, दादी को आराम करने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। नित्या तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई और तिग्मांशु किसी नौकर की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। पर उन दोनों को जाता देख दादी और कुमकुम एक दूसरे का साथ देते हुए हंस रहे थे। उधर महल के नीचे खड़ी फूलमती अब भी तिग्मांशु के आने का इंतजार कर रही थी। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर तिग्मांशु उसे छोड़कर इतनी जल्दी में कहाँ चला गया था। तभी अचानक फूलमती की नजर महल की दूसरी मंजिल पर पड़ी
जहां उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत औरत तेजी से चलते हुए जा रही थी और उसके पीछे तिग्मांशु किसी नौकर की तरह भागा चला जा रहा था। ये औरत कौन है और तिग्मांशु उसके पीछे इस तरह से क्यों चल रहा है? तभी फूलमती के पीछे से आवाज आई, ये नित्या है, तिग्मांशु के बचपन की मोहब्बत। आज भी तिग्मांशु इसके प्यार में दीवाना है। फूलमती ने पलट कर देखा तो उसके पीछे इशाक खड़ा था। उसकी बात सुनकर फूलमती दंग रह गई थी। तभी इशाक फूलमती के पास धीरे से आकर बोला, तिग्मांशु बेवकूफ है, तभी तो वो हीरे को छोड़कर पत्थरों पे सिर मार रहा है। हीरे की परख तो सिर्फ मेरे जैसे जौहरी को ही है, पर हीरा है कि कोयले की खदान से बाहर ही नहीं आना चाह रहा। इतना कहकर इशाक हंसते हुए तालाब की तरफ चला गया। फूलमती को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो अपने महल में जाकर गुस्से से अपने बिस्तर पर बैठ गई। एक तो पहले ही वो कुमकुम से परेशान थी और अब ये नित्या। तिग्मांशु पर हर औरत का जादू चल रहा था। सिर्फ एक वही थी जिसके हाथ से तिग्मांशु फिसलता हुआ नजर आ रहा था। फूलमती अपने घाघरे को पकड़ के बैठी थी। अब हद ही हो गई थी। वो उठी, अपने कमरे से बाहर निकली। महल के पीछे के एरिया में इशाक एक तालाब में अकेला नहा रहा था। फूलमती वहां पहुंची। उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। इशाक फूलमती को वहां देखकर कुछ रिएक्ट करे उससे पहले फूलमती ने खुद के कपड़े उतार दिए। मुझे माँ बनाओ कहते हुए वो इशाक के साथ तालाब में कूद गई। क्या फूलमती का दिमाग इतना खराब हो गया था? क्या फूलमती सच में इशाक से प्रेग्नेंट हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।